एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। अपने बच्चों को हमेशा यही सिखाइए कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहले अपने माँ बाप को ज़रूर बताएं और आप अपने बच्चों का दिल भी इस तरह से जीत लें ताकि आपके बच्चे सारी प्रॉब्लम आपसे शेयर करने लग जाएं। अगर बच्चे अपना दुख बाहर बताते हैं तभी लोग उनसे फ़ायदा उठा लेते हैं और कई अपराध भी हो जाते हैं। इसलिए आप हमेशा अपने बच्चों का दोस्त रहें और उनसे कभी कभी उनकी प्रॉब्लम भी पूछते रहें। मेरी आज की कहानी भी कुछ इसी तरह से है, जिसे सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए शुरू करती हूँ मैं अपनी कहानी। जब से हमारे पड़ोस में एक नए पड़ोसी रहने के लिए आए थे, पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया था। वह डरी सहमी रहती थी और घर में हर वक्त अपना पूरा बदन छुपा कर रखती थी। जब मैंने उससे वजह पूछी तब वह मुझसे कहने लगी, मम्मी, नए पड़ोसियों के यहाँ पर आदमी यूं छत पर घूमते रहते हैं। मुझे बेटी की बात सुनकर अपने पड़ोसियों पर बहुत तेज गुस्सा आ गया था। मैं उसी टाइम उनके घर लड़ने चली गई थी। पड़ोसन से झगड़ा करना शुरू कर दिया। मेरी बात पर पड़ोसन हंसकर कहने लगी, बहन जी, आपको क्या हो गया है? बिना वजह क्यों लड़ने पर उतर आई हो? पहले मेरी बात सुन लो। हमारे घर में एक मैं हूँ और एक मेरी बहू रहती है। उसके अलावा यहाँ तो कोई भी आदमी नहीं है। हाँ, एक मेरा बेटा है जो बाहर विदेश में रहता है। वह साल के बाद ही घर आता है। आप चाहो तो तुम मेरे घर की तलाशी भी ले सकती हो। पड़ोसन सच कह रही थी। अब मुझे बड़ी शर्म महसूस हुई थी। मैं वापस घर आ गई। जब ये बात मैंने अपनी बेटी को बताई तो मेरी बात मानने को तैयार नहीं थी। कहने लगी, मैं तो पूरा बदन छुपाकर इसलिए घूमती थी, मुझे पड़ोसियों के छत के ऊपर से आदमी देखते रहते थे। वह झाड़ू लगाती जा रही थी और बड़बड़ाती जा रही थी। न जाने बैठे बैठे उस निकम्मी को क्या हो गया था। मेरी बेटी अदिति तो बड़ी फैशन करने वाली लड़की थी। वैसे एक और बात मैंने भी नोट की थी। उन दिनों मेरी बेटी ने महक के घर पर कुछ ज़्यादा ही आना जाना शुरू कर दिया था। महक हमारी गली में रहती थी। एक विधवा औरत थी, मगर ये खाने बनाने में बहुत माहिर थी। मोहल्ले के बहुत सी लड़कियां महक से खाना बनाना सीखने के लिए जाया करती थी। शाम हुई तो अदिति के पापा भी घर पर आ गए थे। वह भी अपनी बेटी की इस हरकत से बहुत तंग आ गए थे। अदिति ने अभी भी पूरा बदन एक मोटी सी चादर से ढका हुआ था। वह कहने लगी, पापा, महक दीदी के घर जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। उसके पापा ने फट से परमिशन दे दी थी और मैं उसे घूर कर देखती रह गई थी। अदिति पूरे दिन में इसी वक्त महक के घर जाती थी। वह जानती थी कि उसके पापा उसे किसी चीज़ के लिए रोकते टोकते नहीं थे। आज मैंने भी उसे नहीं रोका था। मैं जानना चाहती थी आखिर महक मेरी बेटी को कौन सी पट्टी पढ़ा रही है जो उसके रंग ढंग ही बिल्कुल बदल गए थे। मैं पवन को खाना देकर मैं बोली कि मैं अदिति को लेने जाऊं, अंधेरा फैल चुका है, वह डर रही होगी। पवन ने परमिशन दे दी थी तो मैंने महक के घर की तरफ मुड़ गई थी। मैं जैसे ही महक की गली में दाखिल हुई तो वह देख के मैं दंग रह गई थी। महक और अदिति एक रिक्शे से उतरकर घर में दाखिल हो रही थी। मेरी तो दुनिया ही अंधेरी हो चुकी थी। ये क्या था? क्या मैंने अपनी आंखों से जो कुछ देखा था वह ऐसा था? मैं गुस्से से जैसे ही महक के घर में दाखिल हुई तो वह दोनों मुझे देखकर उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं था। अदिति अपना हाथ पकड़े रो रही थी। मैंने पूछा, आखिर तुम्हें क्या हुआ है? महक शर्मिंदा से होकर बैठी हुई थी। वह बोली, दीदी, अदिति मुझसे मटर पुलाव बनाना सीखने का कह रही थी। काम करते करते हाथ पर छुरी लग गई और थोड़ा सा कट लग गया था, इसलिए मैंने उसे डॉक्टर के पास ले गई थी। 1-2 दिन के अंदर वह भगवान की कृपा से ठीक हो जाएगी। महक इस तरह शर्मिंदा थी कि मैंने ही उसे हौसला दिया कि कोई बात नहीं, काम करते हुए चोट लग जाना तो मामूली सी बात होती है। तब कहीं जाकर महक का हौसला बढ़ा था। मैं अदिति को अपने साथ घर ले आई थी। वह बहुत डरी हुई थी, जबकि उसके आंसू तो थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैंने उसे प्यार किया और समझाया, इतनी मामूली सी बात पर क्यों तड़प तड़प कर रो रही हो। फिर मैंने उसे अपने हाथों से खाना खिलाया था, क्योंकि कट उसके दाएं हाथ पर लगा था। फिर अदिति को सुलाने के लिए उसके कमरे में ले गई थी। मैंने कहा, जाओ ये दुपट्टा उतार कर रख दो, फिर आराम से सो जाना। मेरी बात पर अदिति घबरा कर 3 कदम पीछे हटी थी। उसने जोर जोर से नाम में सिर हिलाया और बोली, मम्मी, मैं दुपट्टा खुद ही उतार कर सो जाऊंगी। मुझे डर है कि कोई मुझे देख ना ले। मुझे गुस्सा तो बहुत आया था, मगर बेटी की जख्म का ख्याल करके मैं चुप रह गई थी। मेरी सारी रात उसकी परेशानी में सो नहीं पाई थी। मेरी जवान बच्ची को न जाने किसकी बुरी नज़र लग गई थी। अब तो उसके रिश्ते आने थे। ये तो उसकी शादी के दिन थे। अब इस हालत में उसके साथ कौन शादी करेगा? मैंने सोच लिया था
कि मैं अदिति को किसी दिमाग के डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी, शायद वही उसको समझने में कामयाब होंगे। सुबह मैंने जल्दी से उठकर नाश्ता बनाकर अदिति के पास ले गई थी। मुझे फिक्र थी कि मेरी बच्ची के हाथ में तकलीफ होगी, वह खुद खाना नहीं खा पाएगी। खाना लेकर गई तो अदिति ने मुझसे खाने की प्लेट पकड़ ली और खुद ही निवाले तोड़कर मुंह में डालने लगी थी। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ था। तभी मेरी नज़र अदिति के हाथ पर पड़ी तो मेरा दिल दहल गया था। अब पट्टी उसके दाएं हाथ से उतरकर बाएं हाथ पर बंध गई थी। अदिति मेरी नज़रों को समझने लगी। जल्दी से उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, उसके गले में निवाला अटक गया था। उसने खांसते हुए मुझसे पानी लाने का इशारा किया था। मैं पानी लेकर लौटी तो पट्टी फिर से दाएं हाथ पर बंधी हुई थी। मैंने उसके सर पर हाथ फेर कर खुद बाहर निकल गई थी। अब मेरा दिल अनजाने शकों में धड़क उठा था। न जाने मेरी बच्ची ये सब क्यों कर रही थी, उसने हाथ की चोट का बहाना क्यों किया था, और फिर वह आखिरकार कल महक के साथ कहाँ गई थी। मेरी बच्ची में कोई बुराई नहीं थी, ये तो मैं जानती ही थी, लेकिन मुझे महक पर बड़ा गहरा शक हो गया था। मैंने सोच लिया था कि मैं उसका पता लगाकर ही रहूंगी। बाकी का किस्सा खुद ब खुद निकल जाएगा। अब मैं महक के बारे में सारी जानकारियों पर बड़ी गहरी निगरानी रखने लगी थी। यहाँ वहाँ उसकी जानकारी पूछती रहती थी। मोहल्ले की बहुत सी लड़कियाँ भी उसके घर आया जाया करती थी। उसके घर में हर वक्त एक रौनक सी लगी रहती थी। मैंने तो जिस जिस औरत से भी पूछा, सभी महक को झोलियाँ भर भर कर उसके लिए प्रार्थना करती थी। महक की वजह से उनकी बेटियों ने घर गृहस्थी में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया था। मगर हैरानी की बात यह थी, दूसरी किसी लड़की का धार्मिक चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं गया था। खैर, मोहल्ले की औरतों की बातें सुनकर मुझे भी खुशी हुई थी कि चलो मेरी बेटी मज़े मज़े के खाने बनाना सीख जाएगी। लेकिन मेरी बेटी ने मुझे पूरी तरह खुश होने नहीं दिया था। मैं तो उसकी अजीब व गरीब हरकतों से परेशान हो चुकी थी। अब तो अदिति बाथरूम में जाते हुए भी अपना दुपट्टा नहीं उतारती थी। एक दिन मैंने गुस्से में आकर उससे कहा, एक सही गृहिणी बनने के लिए सिर्फ पर्दा ही काफ़ी नहीं है, बल्कि पूजा पाठ वगैरह भी करना होता है। माँ बाप की सेवा भी करनी पड़ती है। मेरी बात सुनकर अदिति की आंखों में एकदम से पानी आ गया था। वह बोली, मम्मी, मुझ जैसी पापन लड़कियाँ स्वर्ग में नहीं जा सकती। मैं तो उस लड़की से बहुत तंग आ गई थी। पता नहीं उसके दिल में क्या चल रहा था। मैंने पवन से अदिति के बारे में डिस्कस किया और अदिति को दिमागी डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने बहुत महंगी महंगी मेडिसिन लिख कर दे दी और कहा कि अदिति को ठीक होने में 3 से 4 महीने भी लग सकते हैं। मैं अपनी बेटी को बिल्कुल स्वस्थ देखना चाहती थी, इसलिए मैंने सारी मेडिसिन खरीद ली थी। मैं अपने तरीके से भी उसको बराबर समझाती रही कि माँ बाप से कोई चीज़ छुपा नहीं होता। हमारा धर्म भी इतना क्रूर नहीं है कि हमें हरदम पर्दे में रहना चाहिए। अदिति रोकर कहती, मम्मी, आपको क्यों नहीं समझ आता कि आपके और पापा के अलावा भी कोई है जो मुझे छुप छुप कर देखता है। मैं बोली, आखिर कौन है जो तुझे देखता है? किसने मेरी बेटी को तंग करके रखा है? वह बोली, मम्मी, नए पड़ोसियों के घर में कोई आदमी मुझे घूरता रहता है। कभी वह हमारे घर की दीवार से सर निकाल कर मुझे देखता है। मैं अपनी बेटी की हालत देखकर रोने लगी थी। तभी मोहल्ले में ये शोर हो गया था। मैं भागकर बाहर निकली थी तो पता चला कि सामने वाले पड़ोसन की बेटी घर से भाग गई थी। वह घर से कहकर निकली थी कि वह महक से कढ़ाई पनीर बनाना सीखने जा रही है। मगर जब वह 5 घंटे के बाद भी घर नहीं लौटी तो सुषमा महक के घर गई। महक ने बताया कि आज उसकी बेटी तो यहाँ आई ही नहीं थी। पूरे मोहल्ले में डर फैल गया था। उससे पहले तो कभी ऐसा किस्सा नहीं हुआ था। सुषमा ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था, जबकि सुषमा के पति ने खुद को घर में कैद कर लिया था। अब मोहल्ले की सभी औरतें डर चुकी थी। सब ने ही अपनी बेटियों के आने जाने पर कड़ी निगरानी रखने लगे थे और अपनी बच्चियों पर ध्यान देने लग गए थे। कुछ ही दिन तक तो इस तरह की दहशत रही, फिर सब लोग भूल भाल गए थे। लेकिन मेरा दिमाग उलझ कर रह गया था। आखिर मेरे पास भी तो एक बेटी थी, वही मेरा सब कुछ थी। मैं उसको खोने का सोच भी नहीं सकती थी। मैं अदिति को फिर से डॉक्टर के पास लेकर गई तो उसने बताया कि उसके दिल में कोई बहुत बड़ा डर बैठा हुआ है, इस वजह से ये खुद को छुपा कर रखती है। डॉक्टर ने मुझे तसल्ली दी थी। मैं डॉक्टर के साथ साथ अदिति को एक बाबा के पास भी लेकर जाती थी। उसने मुझसे कहा था कि हर वीरवार को रात 11 बजे के बाद 11 जंगली मुर्गी मोहल्ले में छोड़ देनी है। इस तरह मेरी बेटी के सर से हर बला टल जाएगी। अब मैं बहुत तसल्ली में हो गई थी। मैंने सुना था कि वे बाबा बहुत जाने माने हस्ती हैं। अब मैं वीरवार का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जब से मैंने अदिति पर बाबा का झाड़ा लगवाया था, वह काफ़ी अच्छी हो गई थी। उसने दुपट्टा ओढ़ना भी
अभी भी नहीं छोड़ा था, मगर इतना ज़रूर था कि वह एक बार फिर से महक के पास जाने लगी थी। मैं इसी में खुश थी कि चलो महक के साथ मेरी बच्ची खुश तो रहती है। मुझे महक पर भी बहुत तरस आता था। उसकी कहानी भी दुख भरी थी। वह शादी के 2 महीने बाद ही विधवा हो गई थी। ससुराल वालों ने मनहूस कहकर घर से निकाल दिया था, जबकि भाइयों ने भी उसे घर में घुसने नहीं दिया था। अब वो बिल्कुल अकेली जिंदगी बिता रही थी। उसकी एक सहेली ने उसे हमारे मोहल्ले में घर लेकर दिया था। बस ये था कि महक के पति के मृत्यु के बाद उसे अच्छी खासी पेंशन मिल रही थी, जिसकी वजह से उसका खूब गुजारा हो रहा था। भगवान की कृपा थी कि वीरवार का दिन भी आ गया था। मैंने उस दिन शाम को पति और बेटी को खाना खिलाकर सुला दिया था और खुद मैं घड़ी की तरफ देख रही थी। नींद आंखों में बोझल हो रही थी। 11 बजे तो मैं जल्दी से वह जंगली मुर्गी उठाकर बाहर आ गई थी। उसमें पूरी 11 मुर्गियाँ थीं। मैं 2 गली छोड़कर आगे निकल गई थी। मैंने डब्बा खोल दिया और मुर्गियाँ खुशी खुशी यहाँ वहाँ भागने लगी थी। उन मुर्गियों का मकसद होता था कि ज़्यादातर लोग मुर्गियों को पकड़कर उनका मीट पका लेते थे। मैं वहाँ खड़ी थी कि अचानक मुझे एक गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी थी। मैं छुपकर उसे देखने लगी कि रात के इस पहर किसके घर मेहमान आ गए हैं, लेकिन सामने का मंजर देखकर तो मुझे अपना सर चकराता हुआ महसूस हो रहा था। सामने महक गाड़ी से निकल रही थी। महक को गाड़ी से निकलता मुझे हैरान नहीं कर रहा था, बल्कि उसका पहनावा मुझे परेशानी में डाल गया था। उसने एक बहुत ही महंगा नाइट सूट पहना हुआ था, जो कि वह काफ़ी पारदर्शी था। वह जैसे ही गाड़ी से उतरी अपने घर में चली गई थी। ये क्या था? मुझे कुछ गड़बड़ सी महसूस हो रही थी। सारी रात इसी फिक्र में बीत गई थी। आखिर उस औरत की कहानी क्या है? परेशानी की बात ये थी, महक के घर सारे मोहल्ले की लड़कियों का आना जाना था। दिल में तो आया कि ये बात जाकर सबको बता दूं, मगर फिर भगवान से डर गई। न जाने बात क्या थी और मैं किसी शरीफ औरत पर इल्ज़ाम लगा बैठूं। मैंने सोचा कि पहले इस मामले की जड़ तक पता लगाऊंगी, उसके बाद ही कोई कदम उठाऊंगी। सुबह हुई तो मेरी बेटी ने फिर से वही दुपट्टा ओढ़ लिया था। वह कहने लगी, मम्मी मुझे महक दीदी के घर जाना है। मगर मेरा दिल नहीं मान रहा था मैं उसे वहाँ जाने दूं। मैं उसको डांटती रही। वह किचन में जाकर बर्तन धोने लगी थी। गिलास देने किचन में गई तो ये देखकर दंग रह गई थी। मेरी बेटी रो रही थी। मैंने पूछा कि बेटा क्या हुआ है? वो ना में सिर हिलाती रही, लेकिन बोली कुछ भी नहीं थी। मैंने आगे बढ़कर उसे गले से लगाया। वो मुझे धक्का देकर अपने कमरे में भाग गई थी। मेरा सर दीवार में जा लगा था। मुझे चक्कर आने लगे थे, इसलिए नहीं कि मेरा सर दीवार में लगा था, बल्कि इसलिए कि अदिति को गले लगाते हुए जो एहसास मुझे हुआ था, उसने मेरी जान ही निकाल दी थी। मैं जमीन पर बैठती चली गई और रोती रही। ये सब क्या हो रहा था? हे भगवान, मेरी अदिति को क्या हो गया था? अदिति ने खुद को अंदर बंद कर लिया था। मैंने भी चाहती थी वह कमरे में ही रहे। मैं उसका सामना नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मुझे डर था कहीं मेरे दिमाग को अदिति पढ़ न ले। शाम को पवन आए तो अदिति का पूछने लगे। मैं बोली कि आज वह जल्दी सो गई है और मैंने पवन को खाना दिया तो वह भी सो गए थे, जबकि अदिति अपने कमरे में बंद थी। रात के 11 बजे तो मैं अपना दुपट्टा लेकर बाहर निकल आई थी। मैं महक के घर के सामने खड़ी थी, तभी एक बहुत बड़ी कार तेज रफ्तार से आई और महक के घर के सामने रुकी। महक बड़ी तेजी से घर से निकली थी। मैं ये देखकर हैरान रह गई थी। वह तो किसी दुल्हनों की तरह सजी संवरी थी। मैंने अपने दिमाग से काम लेते हुए जल्दी से सड़क पर निकली और एक टैक्सी लेकर महक का पीछा करने लगी। टैक्सी ड्राइवर से कहा कि वह सफ़ेद गाड़ी का पीछा करे। हमारी टैक्सी उस गाड़ी का पीछा करते हुए एक ऐसे इलाके में पहुंच गई थी जहां रात में भी दिन की तरह उजाला होता है। ये ऐसा इलाका था जहां शरीफ लोग जाना पसंद नहीं करते। वह टैक्सी ड्राइवर हैरानी से मुझे देख रहा था। फिर बोला, दीदी आपका यहाँ रुकना अच्छा नहीं है। वह बोला, दीदी वापस चलिए। मैंने कहा, कुछ पल रुक जाओ। वह चुप हो गया था तो मैं गाड़ी में बैठी उस पूरे इलाके को देख रही थी। वहाँ पर ऐसी गंदी ड्रेसें पहनकर लड़कियाँ मर्दों को अंदर आने के लिए दावत दे रही थी। तभी मेरी नज़र सुषमा की बेटी पर पड़ी थी। वह भी एक दरवाजे पर ऐसे खड़ी थी जैसे उसमें जान ही मौजूद ना हो। मेरा दिल तो धक से रह गया था और मैं रोने लगी थी। फिर मैंने ड्राइवर को बोला कि वापस मेरे घर की तरफ चलो। वह सारी रात मैंने अंगारों पर लौटते हुए बिताई थी। अदिति की फिक्र और सुषमा की बेटी का गम भी मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। फिर मैंने एक रास्ता सोचा था। मैं अपने मोहल्ले वालों के घर गई थी। मैंने उनसे कहा कि महक रात को कहीं जाती है, हमें उसका पीछा करना चाहिए। सब लोग हैरान रह गए थे
और मेरी बातों पर कुछ ने यकीन कर लिया था। हम रात को 11 बजे सड़क पर खड़े हो गए। महक हमारे सामने गाड़ी में बैठकर जा रही थी। फिर हमने उसका पीछा किया और सब मोहल्ले वाले उस दिन महक की असली रूप और हकीकत जान गए थे। मैंने उनको सुषमा की बेटी को भी दिखाई थी। मोहल्ले वालों का खून गर्म होने लगा था। वे चाहते थे कि अभी गाड़ी से उतरकर महक को पुलिस के हवाले किया जाए। मैंने उनको समझाया कि यहाँ के लोग बड़े बदमाश टाइप के होते हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। मैंने उनको एक आइडिया बताया था। इस बार फिर से मेरी बात मोहल्ले वालों ने मान ली थी। हम वापस चले आए थे। अगले दिन हम सब मिलकर महक के घर गए थे। मैं ही आगे बढ़कर बोली थी, महक, हम सब तुम्हारी असलियत को जान चुके हैं। हम जान गए हैं कि तुम्हारा संबंध किस किस जगह से है। हमने अपनी आंखों से देखा है। सुषमा की बेटी भी वहीं पर है। अगर तुम यहाँ से जिंदा सलामत निकलना चाहती हो तो सुषमा की बेटी को यहाँ बुला लो, वरना हम तुम्हारी बोटी बोटी करके कुत्तों के आगे डाल देंगे। महक बड़ी घबराई हुई थी। वे साफ मुकर गई थी, मगर आखिरकार अपनी असलियत को मान ही गई थी। फिर उसने अपने आदमियों को फ़ोन करके सुषमा की बेटी को वापस बुलाया था। हमने पुलिस का पहले ही इंतज़ाम किया हुआ था। लड़कियों को अगवा करने के केस में पुलिस महक और उसके आदमियों को पकड़कर ले गई थी। सुषमा के घर तो अजीब सा माहौल हो गया था। कभी वह खुशी से हंसती तो कभी रो देती थी। उसकी बेटी के माथे पर बहुत बड़ा दाग लग गया था। मैं जब घर वापस आई तो बाथरूम के बाहर अदिति का दुपट्टा पड़ा हुआ देखा था। वह खुद बाथरूम में गई हुई थी। मैंने उस मौका का फ़ायदा उठाया था और उसका दुपट्टा जल्दी से उठा लिया था। अदिति को पता ही नहीं था कि मैं घर वापस आ गई हूँ। वह बाथरूम से निकली तो मैं अपनी बेटी को देखकर हैरान रह गई, क्योंकि उसका पेट पूरे 9 महीने के प्रेग्नेंट औरतों की तरह बाहर निकला हुआ था। मैं रोते हुए बोली, अदिति क्या है? वह बोली, मम्मी मुझे बहुत दर्द होता है, सारी रात नींद नहीं आती। मैंने महक दीदी को अपना पेट दिखाई तो वह बोली कि तुम प्रेग्नेंट हो। मम्मी मैं नहीं चाहती किसी को मेरे प्रेगनेंसी के बारे में पता हो। मेरे माँ बाप की इज्जत खाक में मिल जाएगी। मैं कुछ बोलने के काबिल नहीं थी। अदिति रोते हुए बोली, मम्मी मुझे बचा लीजिए, मैं ये बच्चा पैदा नहीं करना चाहती। मेरा दिल तो रो कर रह गया था। मेरा मन तो कह रहा था कि मैं अदिति का गला घोंट कर उससे अपना जान छुड़ा लूं, मगर ममता के हाथों मजबूर थी। उसके रोने से मुझे तकलीफ हो रही थी। मैंने अदिति से पूछा, क्या तुमने किसी से शादी कर लिया है? वह रोते हुए नाम में सिर हिलाने लगी थी। वह बोली, मम्मी मैं शादी तो दूर की बात है, मैंने तो आज तक किसी लड़के से बातचीत भी नहीं की। अब मैं चौंक गई थी। मैंने कहा, फिर ये प्रेगनेंसी कैसे हुई? तब वह बोली, मम्मी मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे महक दीदी ने कहा था। जिस दिन मैंने हाथ के जख्म का नाटक किया था वो मुझे अपने साथ डॉक्टर के पास लेकर गई थी। तब मेरा पेट बहुत कम निकला हुआ था। डॉक्टर ने कहा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे किसी लेडी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तब मैं बहुत रोई थी। महक दीदी ने मुझे कहा था कि वो मुझे अपने साथ अपने दूसरे घर लेकर जाएंगी और वहाँ पर मेरी डिलीवरी करवाएंगी। मैं अब जान गई थी कि वह अपने साथ मेरी बेटी को क्यों ले जाना चाहती थी, क्योंकि मेरी बेटी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी और कोठे पर बहुत खूबसूरत लड़कियों की ही ज़रूरत होती है। इसलिए उसने मेरी बेटी के साथ धोखा किया और धोखे से उसको प्रेग्नेंट करवाया। क्योंकि मेरी बेटी अदिति को वो कोठे पर ले जाने में नाकाम रही थी और मैं बराबर उस पर निगरानी रखती थी। उसको इस बात का भी एहसास हो गया था और मैं अपनी बेटी को उसके घर पर खुद छोड़ने जाती थी और लेकर भी आती थी। इस वजह से उसको मौका ही नहीं लगा। महक ने मेरी बेटी को बेहोशी का दवा देकर उसके साथ गलत काम करवाया था, जिसकी वजह से मेरी बेटी प्रेग्नेंट हो गई थी। और जब उस दिन महक मेरी बेटी को अस्पताल लेकर गई थी तो ये जांच करवाया था कि इसके पेट में बेटी है या बेटा। और जब उसे पता पड़ गया कि इसके पेट में बेटी है तो उसका ख्याल रखना शुरू कर दिया, क्योंकि महक को उसकी बेटी की ज़रूरत थी। महक अदिति के बेटी को भी अपने कोठे पर बिठाकर नचवाती। फिर मैं अदिति का पूरा जांच करवाया तो पता पड़ा कि उसकी बेटी की मृत्यु पेट में हो गई है। तब मेरी बेटी अदिति ने एक मरे हुए लड़की को जन्म दिया और मेरी बेटी अदिति की तबीयत अब बिल्कुल ठीक थी। भगवान की कृपा थी। हमने सब सही समय पर जांच करवा कर उसका ऑपरेशन करवा दिया था। भगवान की कृपा थी कि मेरी अदिति बच गई थी, उसे एक नई जिंदगी मिल गई थी। अब धीरे धीरे अदिति बहुत अच्छी होने लगी थी। एक दिन मैंने अदिति से पूछा कि बेटा, क्या अभी भी तुम्हें महसूस होता है कि पड़ोसियों के घर से कोई आदमी तुम्हें देख रहा है या उसकी आवाज़ आती है? अदिति ने नाम में सिर हिलाया था। वह बोली, मम्मी मुझे कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ था, ये तो मैं दुपट्टा ओढ़ने के लिए बहाना बनाती थी। महक दीदी ने जो मुझे डरा दिया था मैं अपने पेट को छुपा कर रखूं,
वरना मेरी बदनामी हो जाएगी। मैंने अपनी बेटी के सर पर हाथ फेरा और कहा, अदिति, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अपना दुख और दर्द हमेशा अपने माँ बाप या घर वालों को बताना चाहिए। जब हम बाहर के सहारे ढूंढने लग जाते हैं तो महक जैसे लोग हमारी मजबूरियों से फ़ायदा उठाकर हमें गहरे कुएं में धकेल जाते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।